वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो अधिगम का टॉपिक चल रहा था उसमें आज का जो हमारा सेशन है वो रॉबर्ट केने के अधिगम के सोपानकी का सिद्धांत है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट केने का जो अधिगम का सोपान दिए थे उन्होंने, उससे संबंधित 2015 में भी इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात की जाए रॉबर्ट केने अधिगम के सिद्धांत की, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने मुख्य रूप से अधिगम की जो परिस्थितियों की बात की। तो पूछा जाए यदि सोपान कितने दिए, तो आपको ध्यान में रखना है वह दिए थे 8। कितने दिए थे? 8। लेकिन जो परिस्थितियां बताई थी इन्होंने वो बताई थी तो वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है आंतरिक परिस्थिति और दूसरी आती है बाहरी परिस्थिति। आंतरिक परिस्थिति में क्या था कि जो मानव है या फिर बालक है उसके जो अंतर्मन या आंतरिक जो प्रेरणा होती थी वह कहलाती आंतरिक परिस्थितियाँ, जिससे प्रभावित होकर बालक या कार्य अधिगम करता था। और यदि जो बाहरी परिस्थिति है, जैसे कोई उद्दीपक है, क्रिया है, उसके किसी को देखकर, किसी कारणवश, वातावरण, ये सारी जो चीज़ें आ जाएंगी वह बाहरी परिस्थितियों से संबंधित हो जाएगी। आंतरिक परिस्थितियों में ध्यान हो गया, अभिप्रेरणा हो गई, पूर्व अधिगम द्वारा अर्जित क्षमता को भी शामिल किया जाता है। फिर बात आती है बाहरी परिस्थितियाँ। बाहरी परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यार्थी के बाहर की परिस्थितियाँ अर्थात भौतिक ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शामिल किए गए हैं। केने का मानना था कि अध्यापक को विद्यार्थी के विद्यमान पूर्व अपेक्षित क्षमता, जो भी बालक के अंदर प्रारंभ में या फिर उसके पास जो भी अपेक्षित क्षमता है उसका प्रयोग करते हुए यदि बालक को सिखाया जाता है क्रमबद्ध तरीके से, वह ज़्यादा लाभकारी या फिर सिद्ध होता है। यह बात की थी रॉबर्ट केने के द्वारा। जो परिस्थितियाँ थी वो 2 प्रकार की थी, हमने बात की है, जिसमें पहली है आंतरिक और दूसरी है बाहरी परिस्थिति। ये सामान्य सी बात है, लेकिन प्रश्न आने की संभावना यहाँ से रहती है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सोपान दिए थे वो कितने दिए थे, हमने प्रारंभ में ही बात की थी। जो 8 प्रकार के सोपान दिए थे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाता है केने द्वारा अधिगम के कितने प्रकार बताए गए, तो आपको ध्यान रखना है कितने दिए गए, तो 8। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह लिखी गई थी 1965 में। कौन सी पुस्तक है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने जो अधिगम के ये प्रकार बताए हैं 8, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह यही है कि इसके जो सोपान है उनका क्रम आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है और उस क्रम को मिस नहीं करना है। और जो आकृति थी एक पिरामिड की आकृति थी। इन्होंने सबसे निम्नतम स्तर पे किसको रखा, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे निम्नतम कौन सा है, तो सांकेतिक सीखना। और सबसे उच्चतम स्तर पर कौन सा रखा है, तो समस्या का समाधान। ये जो है उसका क्रम आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रकार कितने बताए, तो 8 प्रकार बताए। इनकी जो पुस्तक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, और जो कब दी गई है 1965 में, और जो किस प्रकार की आकृति प्रस्तुत की है, तो एक पिरामिड की आकृति प्रस्तुत की है। और सबसे निम्न स्तर पर इन्होंने कौन सा अधिगम रखा है, तो सांकेतिक अधिगम। और सबसे उच्चतम किसका रखा है, तो समस्या समाधान। अब जो 8 इन्होंने जो सोपान या फिर प्रकार बताए थे वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम या सिद्धांत, समस्या या समाधान। आपको इसको याद करना है। इसको सबसे पहले उल्टा क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत पेश किया था वह सबसे निम्न से उच्चतम की ओर। आपको ध्यान में रखना है ये सब टॉप पर निम्न से उच्चतम की ओर क्या किया जा रहा है, इसमें अधिगम किया जा रहा है। तो सबसे निम्न पर संकेत। आप उदाहरण के लिए कोई भी चीज़ है, आपने सबसे पहले बालक जो भी सीखता है वह संकेत के माध्यम से सीखता है, तो क्या कहलाएगा? संकेत अधिगम। उसके बाद उसे कोई उद्दीपक नजर आया, उसके प्रति उसने क्या की? अनुक्रिया की। दूसरे नंबर पे योग हो गया। फिर इन सब चीज़ों को उसने एक श्रृंखला में बंद किया। श्रृंखला में बंद कर उसे एक शब्दों में प्रस्तुत किया, तो शाब्दिक साहचर्य सीखना। और शब्दों में प्रस्तुत करने के बाद उसने क्या किया? उनमें विभेद करने का प्रयास किया। और विभेद किया तो उसने एक विचार बना लिया या फिर संप्रत्यय बना लिया। संप्रत्यय बनाकर उसने क्या किया? नियम पर चलना शुरू कर दिया। और नियम पर चला तो उसके सामने बहुत सारी क्या आई? समस्या आई। क्या आई? समस्या आई। इस प्रकार आप याद करने का प्रयास करें। सबसे पहले संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, फिर सरल, शाब्दिक, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियमों, समस्या समाधान। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं टुकड़ों में, यदि याद नहीं होता है तो जो नीचे वाले तीनों पॉइंट और इन 3 में ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जैसे संकेत, उद्दीपन और सरल श्रृंखला आपने याद कर लिया। फिर शाब्दिक, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम सीखना और समस्या समाधान। इस प्रकार आप याद करने का प्रयास करें। इन क्वेश्चन को एक एक डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। सांकेतिक सीखना क्या है, तो आपको तो इस स्लाइड में आपने जो देखा है वो प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं मैंने बता दिए हैं। अब हम इनको एक एक डिस्कस करते हैं कि कौन से अधिगम
क्या है। सबसे पहले संकेत अधिगम, जो 2015 में प्रश्न आया था वो यहीं से आया था, संकेत अधिगम से, रॉबर्ट गेने के, कि पावलो द्वारा जो प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन है वो किस पर आधारित है। तो आप उसमें ऑप्शन दिए थे संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें जो आंसर था वो संकेत अधिगम था। हम बात करें संकेत अधिगम में, यह अधिगम परिस्थिति या श्रृंखला में अधिगम का प्रथम प्रकार है। इस प्रक्रिया में केवल संकेत मात्र से ही अधिगम करवाया जाता है। संकेत अधिगम पावलो द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित होता है। पावलो का जो सिद्धांत है वो पूरा हमने वीडियो पूरा डिस्कस किया हुआ, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे पूरा एक बार देखें। जो पावलो का जो सिद्धांत था उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने जो उद्दीपक लिया था घंटी, घंटी एक क्या कर रहा था, संकेत के माध्यम से उसे अधिगम करवाया जा रहा था, इसलिए इसे क्या कहा गया, संकेत अधिगम से संबंधित है, या फिर इस पे जो संकेत अधिगम है वो शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। इसमें प्राणी एक संकेत के प्रति क्रियाएं करना सीखता है। सबसे पहला संकेत अधिगम सिंगल लर्निंग हमने बात कर ली है। उसके बाद आती है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, हमें ध्यान है, थॉर्नडाइक ने दिया था। और जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसका हमने उपनाम भी देखे थे बहुत सारे, जिसमें संबंधवाद भी कहा था। और स्किनर का विभेदीकृत कार्यात्मक पर भी आधारित है यह। गेनेक ने थॉर्नडाइक के प्रयास, भूल व प्रयास अधिगम तथा स्किनर के कार्यात्मक अनुबंधन इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के अधिगम में प्राणी को केवल एक विशिष्ट अधिगम वातावरण में रखा जाता है। प्राणी के लिए वह वातावरण उद्दीपक का कार्य करता है, उसके प्रति वह क्रिया करता है। इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी चीज है वो किस उद्दीपक हो गई वातावरण में, और उस उद्दीपक को देखकर यदि कोई सीख रहा है या उसके प्रति जो अनुक्रिया कराता है वो क्या कहलाएगा, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। और उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत थे हमने देखे थे, ऐसा सिद्धांत, आरएस सिद्धांत और सीआर। सीआर क्या हो जाएगा, ये पावलो से संबंधित हो जाएगा। और ऐसा स्टिमुलस रेस्पॉन्स थॉर्नडाइक वाला, और आरएस स्किनर। ये टर्म भी आपको साथ साथ याद रखने का प्रयास करें। ये सारे हमने सिद्धांत पूर्व में कंप्लीट कर लिए। यदि आपने उसे नहीं किया तो उससे पहले एक बार कर लें, क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से भी रहती है। प्रतिक्रिया करता है, सही प्रतिक्रिया पुष्टि करके स्थिरीकरण किया जाता है। इसमें प्राणी के अधिगम की स्थायित्व मिलता है। सबसे पहला संकेत अधिगम कर लिया, जिसमें हमने पावलो का जो शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है, और उद्दीपक अनुक्रिया का थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों पर आधारित है। तीसरा है जो है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम, जो संकेत अधिगम व उद्दीपक, जो भी हमने सबसे पहले संकेत अधिगम पढ़ा, उसके संकेत अधिगम यदि पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था संकेत अधिगम के बाद उद्दीपक अनुक्रिया। साथ के साथ याद करने का प्रयास करें। संकेत अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित मिलकर बनता है श्रृंखला अधिगम। जब प्राणी संकेत अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध अधिगम पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है, तो वह श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। स्किनर ने इस प्रक्रिया में अधिगम की व्याख्या की है। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम में उपस्थित किया गया। जो स्किनर का जो बॉक्स था उसमें जो दाना की व्यवस्था की थी, वह एक श्रृंखला में एक निश्चित समय में देता रहता था। तो क्या उस श्रृंखला अधिगम से ये संबंधित है, इसको चीज़ को साथ लेकर हमें समझने का प्रयास करना है। जो श्रृंखला अधिगम है उससे ही संबंधित है ये शाब्दिक साहचर्य। और साहचर्य का अर्थ मैंने क्या बताया था, पूर्व में जो ज्ञान है उसको जोड़ते हुए नवीन ज्ञान को सीखना ही क्या कहलाता है, साहचर्य कहलाता है। जो श्रृंखला अधिगम है, उस श्रृंखला को यदि शाब्दिक रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह क्या कहलाया जाएगा, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसको हम पढ़ते हैं। अधिगम परिस्थिति का यह प्रकार श्रृंखला अधिगम का एक ही प्रकार है। जब यह श्रृंखला शारीरिक क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं और अशाब्दिक रूप से प्रस्तुत होती है तो इसे अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम कहते हैं। और यदि श्रृंखला शाब्दिक अवयव संबंधित हो जाती है तो वाचिक श्रृंखला या फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम भी कहते हैं। अब हम बात करें पांचवा जो पॉइंट है, सबसे पहले विभेद अधिगम। इस अधिगम प्रक्रिया में वाचिक व अवाचिक श्रृंखला तक हम पहुंच चुके हैं। और इन श्रृंखलाओं को सीखते हुए यदि बालक किसी दो चीज़ों में विभेद करना सीख गया, जैसे उसको सिखा दिया, उसने सीख लिया ये गाय है, ये बकरी है, ये शेर है, अब उसने विभेद करना सीख लिया, ये क्या है, शाकाहारी है, ये शाकाहारी है, और ये मांसाहारी है, और ये जंगल में रहता है, और ये पालतू है। तो इसमें उस बालक ने क्या सीखा,
उसने सीख लिया कि जो अधिगम है वो उसमें विभेद करना सीख रहा, और वो विभेद कब कर पाएगा, जब वो उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया करेगा। विभेद अधिगम के अंतर्गत विशेष परिस्थितियां प्राप्त कर विभिन्न उत्तेजनाओं को पहचान कर विभेद कर किसी विशेष उत्तेजना हेतु अनुक्रिया की जाती है। कोई भी परिस्थिति है उनको पहचानना और उसमें विभेद करना ही विभेद अधिगम कहलाए। जैसे शिक्षक छात्रों में से ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करता है जिससे वह दो श्रृंखलाओं को भेद कर सके। इस विभेदकारी क्षमता का अर्जन बालक में प्रारंभिक अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। फिर बात आती है, छठा पॉइंट है संप्रत्यय। और संप्रत्यय का जो टर्म मैंने बताया था उसका अर्थ होता है विचार। इस अधिगम परिस्थिति में वेदीय अधिगम का ज्ञान पढ़ना आवश्यक है। कैंडलर ने सर्वप्रथम संप्रत्यय अधिगम का उल्लेख किया। तो आपको ध्यान में रखना, किसने सबसे पहले संप्रत्यय का अधिगम का जो उल्लेख किया था वह कैंडलर ने किया था। रॉबर्ट गेनर ने इसे आगे बढ़ाया। जब छात्र किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति को वर्ग या समूह के एक नामकरण के रूप में अधिगम करता है तो वह प्रत्यय अधिगम। किसी के प्रति जो विचार बना लेता है तो वह कहलाता है संप्रत्यय अधिगम। अब बात करें हम सिद्धांत अधिगम। जो 7वां नंबर का पॉइंट है वह है सिद्धांत, या फिर कहीं देखने को मिलेगा नियम अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार सिद्धांत अधिगम की 7वीं परिस्थिति है जिसका पूर्व आवश्यकता है संप्रत्यय अधिगम में। बिना संप्रत्यय अधिगम के सिद्धांत के अधिगम कराना असंभव है। जो भी क्रम है, सबसे पहले संकेत होगा, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया होगी, एक निश्चित क्रम में होगा। यदि यह मिस है तो ऊपर वाला अधिगम होना संभव नहीं है, कहने का मानना था। एक निश्चित क्रम में वह सीखता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि संप्रत्यय अधिगम सिद्धांत अधिगम हेतु पूर्ण ज्ञान का भी कार्य करता है। जो भी ज्ञान है, ये सारी चीजें ऊपर वाले सीखने में सहयोग करती है, यही कहता है गेने साहब। और जो अंतिम है समस्या समाधान अधिगम, जो 8वां सोपान है, कौन सा है तो समस्या समाधान, जो कि सबसे उच्चतम स्तर का है। यह गेने द्वारा वर्णित अधिगम की 8वीं परिस्थिति है। समस्या समाधान द्वारा सीखने की श्रेणी में सर्वोच्च स्तर पर समस्या समाधान में आता है। समस्या समाधान किसी समस्या को हल करने, नई प्रक्रिया को सुलझाने व ज्ञान परिस्थितियों के आधार पर परिणामों का पूर्णानुमान लगाने का कार्य करने से संबंधित है। जो समस्या समाधान है उच्चतम स्तर का है। वो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी परिस्थिति या समस्या का हल नए तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा या फिर अनुमान लगाकर किया जाएगा। जो अधिगम के जो 8 सोपान है उसको आपको निश्चित क्रम में याद रखना है। उसमें जो प्रारंभ में बताया था संकेत अधिगम किससे संबंधित है, तो पावलो से, उद्दीपक अनुक्रिया, इसके अलावा थॉर्नडाइक, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन में इतना ही। यदि आपने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं, साइकोलॉजी की पूरा प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मॉक टेस्ट है, फ्री वीडियो है, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी बुक सारी आपको अवेलेबल है विस्तृति ऐप पर, जो कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो डाउनलोड, जो कि आपके लिए बिल्कुल क्या है, फ्री। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।